कि हम विश्वगुरु का बोर्ड लगा के बैठे हैं, आश्रम खोल के, चेला एक भी नहीं हमारे पास। लड़ाई हुई पाकिस्तान में तो हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले खड़े थे। अडानी के सारे डिटेल्स FBI को मिल गए हैं। अडानी का भतीजा, अडानी का एक व्यापारिक सहयोगी और खुद अडानी ने जो करस्पॉन्डेंस की है घूस देने के लिए, भारत में सोलर बिजनेस लेने के लिए घूस देने के लिए जो आपस में करस्पॉन्डेंस की है, ये सब आज रिपोर्ट आई है। आपने कहा खबर नहीं, खबर है, ये खबर है। और भारत सरकार उसको कैसे कैसे बचा रही है, ये खबर है। ये खबरें सारी दुनिया में सारे राष्ट्रपतियों के पास पहुंच गई हैं। सारी दुनिया के राष्ट्रपतियों के पास अब ये नोट पहुंचा हुआ होगा कि भारत में एक उद्योगपति है गौतम अडानी, और हमारे प्रधानमंत्री की जान उन्हीं में बसती है। उनको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, सबके पास ब्रीफ पहुंच जाता है ना। जैसे उनका ब्रीफ हमारे पास आ जाता है, वैसे हमारा ब्रीफ उनके पास पहुंच जाता है। विश्वगुरु की जो चाय बागान वाली खबर थी वो तो आ गई कि वो जो फोटो खिंचाने के लिए उन औरतों को कपड़े दिए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और जो सिक्योरिटी वाले थे उनको खंबे के पीछे छुपने के लिए कहा गया था। फिर वो फोटो शूट हुआ था। अब वो टीवी पे बयान दे रही कि हमको तो क्या क्या कहा था, कोई आया नहीं, वो कपड़े दे के चले गए। लेकिन देश की जो हालत है, कठिनाइयां जो हैं गरीबों की, सामान्य लोगों की, हमारी आपकी, वो बढ़ती रहेंगी। और लोग धर्म की अफीम के नशे में गलतियां करते रहेंगे। देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। कि ट्रम्प साहब एक बयान पाकिस्तान के साथ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लोकल अखबार उनके जो है उनकी पिटाई कर रहे हैं, तो तुरंत रंग बदलने लगते हैं। तब उनकी प्रवक्ता दूसरा बयान देने लगती है। पहले वो बयान देते हैं कि जो पाकिस्तान, वो ईरान का 10 पॉइंट का प्रस्ताव है, इससे बात शुरू की जा सकती है। फिर उनकी प्रवक्ता से वो बयान दिलाते हैं कि ऐसे ही हम थोड़ी कोई चीज़ मान लेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, ये नहीं चलेगा। वो उधर से उनके दूसरे कई नेता हैं, वो भी ऐसी बात करने लगते हैं और झूठ बोलने लगते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने समझौता किया। जबकि उनके अखबारों में छपा है कि वाया पाकिस्तान अमेरिका ने सीज फायर के लिए पहल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं चर्चित और हमेशा बेबाक राय रखने वाले आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह सर। स्वागत। और नमस्कार। नमस्कार। अब युद्ध की जब बात करनी हो तो फिर सर से पूछना पड़ता है, और सर विधिवत आंकड़े और तथ्यों के साथ बात रखते हैं, और तभी अच्छा लगता है जब लोग दर्शक समझ पाए कि आखिर सच क्या है। कल से पूरा विश्व इस वाहपो में है कि सीज फायर बना रहेगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीज फायर जो करवाने वाले मध्यस्थ हैं वो बहुत मामूली से है। उनका किस पर दबाव है, किस पर प्रभाव है, ये सवाल खड़ा करता है। रात से बार बार खबरें आ रही हैं कि इजराइल इस सीज फायर को चलने देगा कि नहीं चलने देगा। ईरान बार बार कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो हम सीज फायर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होंगे। होर्मुज बंद होगा या खुला रहेगा अभी तय नहीं। सर, ताजा हालात क्या है? ताजा हालात ये हैं कि ईरान ने लेबनान पर कल अपने इस युद्ध में जितने दिन उसने हमला हिजबुल्लाह पर लेबनान के हिस्से में किया था, उसका सब मिला जुला के जितना किया होगा उतना कल रात ही किया उसने, कल दिन में और रात में। तो उसने बहुत तेज कर दिया है वहां, जिससे चीख पुकार मची है। जो पाकिस्तान ने बयान दिया था समझौता कराने के बाद, सीज फायर का ऐलान करते समय, उसमें लेबनान शामिल था। ईरान ने भी वही कहा था, और उस समय ट्रंप ने उसको मना नहीं किया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो बयान दिया उसमें लेबनान को बाहर कर लिया, बाकी को कहा ठीक है, जो ट्रंप साहब ने तय किया है ठीक है। फिर उसने लेबनान पर हमले बहुत तेज कर दिए। फिर एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो यूएई है, दुबई जिसमें आता है, और 7 छोटे छोटे स्टेट्स हैं मिलके बनाते हैं यूएई। यूएई ने कल पहली बार अपने विमानों से ईरान में हमले किए, और जवाब में ईरान की मिसाइलें यूएई में गिरी। तो ऐसा लगा कि ये युद्ध जो है अमेरिका और ईरान के बीच तो सीज फायर हो रहा है, और आधे हिस्से में इजराइल भी उसको मान रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच भी सीज फायर का कुछ अंश है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच
यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो रही है, और एक नया फ्रंट खुल रहा है यूएई और ईरान के बीच। तो ये एक अलग परिस्थिति थी। उसमें शाम को फिर खबर आई कि ईरान ने होर्मुज फिर से बंद कर दिया है, मना कर दिया है जहाजों को, कि वार्निंग दे दी है कि बिना हमसे पूछे कोई कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो सीज फायर हुआ था वो अधर में लटक गया। रात भर जिस तरह के बयान अमेरिका से आए, उससे फिर चीजें खटाई में पड़ती हुई दिखी। उनमें ये लग रहा है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को संबोधित किया जा रहा है। अमेरिका की राजनीति में ट्रंप जो है वो बाहुबली टाइप के अपने को उन्होंने इमेज कर रखी है, और सीज फायर होने पे सारे उनके अखबारों ने, जो पश्चिम के अखबार थे, उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने खुद पाकिस्तान को अप्रोच करके पाकिस्तान के ईरान में जो लिंक हैं उसके जरिए ये सीज फायर हासिल किया। तो अखबारों में ये आने के बाद अमेरिकी जो ट्रंप प्रशासन है वो बिल्कुल बौखला गया। उसकी प्रवक्ता ने आके मार सफाई दी। ट्रंप ने पहले कहा था, उनका खुद का बयान था जिस दिन सीज फायर ऐलान हुआ, मतलब कल, कि जो 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान ने दिया है उसके आधार पर बातचीत शुरू हो सकती है, जो बातचीत इस्लामाबाद में इन 2 हफ्तों में होने वाली है। लेकिन अब जो उनके प्रवक्ता का बयान आया उसमें इस 10 पॉइंट प्रोग्राम को एकदम खारिज कर दिया गया। तो कुल मिला जुला के जो स्थिति है बड़ी डामाडोल है। और इस डामाडोल स्थिति में क्या हो रहा है कि जब घोषणा हुई सीज फायर की तो तेल के दाम गिर गए थे। जब होर्मुज में फिर से रोक लगने की बात हुई तो तेल के दाम फिर से अब ऊपर की ओर चढ़ेंगे। अब इस सब में भारत जैसे देश, जो जिनका युद्ध में सीधे कोई रोल नहीं है, उनके मन में समर्थन वगैरह हो सकता है। इस समय हमारी जो राजनीति है, विदेश नीति है, वो अमेरिका परस्त है थोड़ी सी। इजराइल के साथ है हमारा, उससे बहुत सारा व्यापारिक और पर्टिकुलरली सुरक्षा के मामलों में बहुत सारी चीज़ों का हम उनसे खरीद फरोख्त करते हैं। उनके लिए कुछ भारतीय कंपनियां साजो सामान भी बनाती हैं, स्टील वगैरह हम उनको बेचते हैं। तो व्यापारिक रिश्ता है। ईरान से हमारा पहले बहुत बड़ा रिश्ता था ही, जो 19 के बाद बंद हुआ है अमेरिका के कहने पर। लेकिन चाबहार में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और चाबहार को हम विकसित करना चाहते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए भी और दुनिया में अपना माल पहुंचाने के लिए भी। क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान के जरिए ग्वादर में आया हुआ है और बहुत बड़ा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पैदा कर लिया है। बेल्ट एंड रोड उसका जो है इशू उसमें, तो भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वो एक अल्टरनेट विकसित करे। तो चाबहार उसी पर्पज का था। लेकिन हम इस बार उससे वापस आए हुए हैं। हमने कोई जिक्र भी नहीं किया अब की अपने बजट में। पिछले साल हमने 120 मिलियन वहाँ डाले थे, खर्च किए हैं। उसके पहले हम बहुत खर्च कर चुके हैं उस पर, और तो उसका कोई उपयोग अभी फिलहाल रुक गया है सब डेवलपमेंट से। तो भारत जैसे देशों का, एशिया के बहुत सारे देशों का, ताइवान, भारत, कोरिया, जापान, इन सब का बड़ा नुकसान हो रहा है। चीन का भी बहुत तेल के मामले में नुकसान हो रहा है, लेकिन चीन की दूसरी सामर्थ्य है। अच्छा ये हुआ कि भारत को इस समय रूस का सहयोग मिल गया। भारत तो रूस से भी अमेरिका के कहने पर रिश्ता धीरे धीरे खत्म कर रहा था, कमजोर कर रहा था। सप्लाईज हमारी कम हो गई थी और अप्रैल से हमारे ऑर्डर बंद थे उनसे। उनकी एक कंपनी छोड़ के, जो रूस की ही कंपनी है भारत में, नयारा करके, उसको छोड़ के बाकी हमारी जितनी रिफाइनरीज हैं उनके अप्रैल से ऑर्डर रूस के लिए नहीं थे। लेकिन अब जब ये लड़ाई हो गई तो इस लड़ाई की वजह से हमने रूस की ओर फिर देखना शुरू किया, और अमेरिका ने भी रूस से तेल खरीदने पे सैंक्शन जो कथित तौर पर लगा रखी थी, आदेश कर रखा था, उसको विथड्रॉ किया। ईरान के भी तेल का विथड्रॉ किया। इस सब से दुनिया में थोड़ी इजीनेस आई थी। और भारत के लिए अच्छा ये हुआ कि मार्च में हमें करीब 47-48% हमारी जरूरत का जो कच्चा तेल है उसका 47-48% रूस से आ गया। तो कच्चे तेल की हमारी जो जरूरत है उसमें तो हम लोग काफी हद तक, पूरी हद तक नहीं लेकिन काफी हद तक बच गए। लेकिन एलएनजी चूंकि कतर से आती थी हमारी, वो दिक्कत भारी पड़ गई, वहां से आना जाना बंद हो गया होर्मुज के बंद होने से। और एलपीजी आती थी गल्फ से, वो हमारी रुक गई। तो हमारे एलपीजी की क्राइसिस इस समय बहुत फैली हुई है पूरे देश में। जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो सब लोग जो हैं जगह जगह जहाँ काम करते हैं वो परेशान हो गए। बहुत से लोग घर लौट रहे हैं। और हमारी जो
गरीब साधारण आबादी है हमारी देश की, 50% से ज्यादा बड़ी आबादी गरीबी में है, कठिनाइयों में है, मजदूरी वगैरह करती है। उसका जो जीवन शैली है उसमें 5 किलो और उससे छोटे जो सिलेंडर्स हैं उनमें एलपीजी का बड़ा रोल है। और जो पीएनजी है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है हमारे यहाँ, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है बहुत ज्यादा। तो जैसे हम करीब 33 करोड़ हमारे कनेक्शन एलपीजी के हैं, तो पीएनजी के कनेक्शन कुल 1,60,00,000 1,62,00,000 है। और पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और लगाने में बहुत समय लगता है, वो थोड़ा ही बहुत उसमें 10-5 लाख का ही विकास हम कर सकते हैं, उससे एलपीजी को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे नेतागण और कई प्रवक्तागण ये सब बातें टीवी स्टूडियो वगैरह में बिना जाने हुए बोल देते हैं। और वो जैसे कहा गया था रोम में रोटी नहीं थी तो उन्होंने कहा केक क्यों नहीं खाते उस तरह की बात करते हैं। तो इससे भारत को बड़ी कठिनाई है, और ये युद्ध हमें तो बेवजह बहुत नुकसान कर रहा है, क्योंकि जितने दिन वो चल चुका है 38-40 दिन, इतने दिन में ही गैस और उसकी जो किल्लत है, और फिर इससे हमारी खाद जुड़ी हुई है। हमारी 55 से 65% आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में पर निर्भर है, जो खेती पर निर्भर है। खेती हमारा एक एरिया है जिसमें हम हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में 2-3% की ग्रोथ हमारी, 3%, कभी 4%, 2 से 4 के बीच में हमारी झूलती रहती है, 3% एवरेज मान लो। तो खेती ने कभी निराश नहीं किया है। मौसम खराब रहा हो, विपत्ति आई हो, कुछ भी हो, किसान बेचारे खाद लोन के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हो, लेकिन सबके बावजूद खेती इस देश को बचाए रखती है, हमारा बेस बोन है। अब खेती में जो खाद आती है, आजकल खाद सब केमिकल से बनती है, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, गंधक का के बहुत से इस्तेमाल हैं। तो इन सब चीज़ों की हमारी जो निर्भरता है वो गल्फ पे ही ज़्यादा थी, वहीं से आता था। वो सब एकाएक उनके विकल्प पैदा नहीं हो पाते। तो अभी तो हमारे पास मई तक का तो इंतजाम था, लेकिन जुलाई अगस्त में जब हमें फिर जून जुलाई अगस्त में खाद की भारी जरूरत होगी, जब धान और वो सब हम लगाते हैं, तो उस समय हमारी दिक्कत ये होगी कि हमें खाद की आपूर्ति कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। हमारे यहाँ नकली खाद की बड़ी भरमार है, और इस तरह के हमारे यहाँ गड़बड़ियां तो बहुत है ना, प्रशासनिक कमजोरी की वजह से बहुत समस्याएं हैं, अलग तरह की समस्याएं। तो ये सब विस्तार ले लेती और इससे जनता को बहुत कष्ट पहुंचता है। तो इससे भारत के लिए तो बहुत जरूरी है कि युद्ध खत्म हो, जितनी जल्दी खत्म हो, सप्लाईज नॉर्मल हो। वैसे ही युद्ध से इन एरिया में जो पेट्रोकेमिकल के कारखाने वगैरह हैं और जो पाइपलाइंस वगैरह हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सबको बहुत नुकसान पहुंच चुका है। युद्ध खत्म होने के बाद इन सबको एक उस रफ्तार में आने पर, जिस रफ्तार में युद्ध से पहले थे, बड़ा लंबा समय लगने वाला है। एलएनजी में तो कई साल लगने वाले हैं। तो ये सब जो दिक्कत है, इससे वैसे ही दिक्कत इकोनॉमी पर हमारी दबाव पड़ेगा। जो एक विकासशील इकोनॉमी है दुनिया में, उसका अच्छा रैंकिंग है, और हमें अभी बहुत, चूंकि हम तो बहुत गरीब देश हैं, आबादी बहुत बड़ी है, 150 करोड़ लोग हैं, तो इतने लोगों के लिए सब चीजें जुटाना कठिन काम होता है, कठिन काम है, बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और हमें अभी बहुत कुछ करना है। तो हम जैसे देशों के लिए तो मुश्किल ज्यादा हो जाती है। तो ये एक परिस्थिति है। तो जब हम देखते हैं कि ट्रम्प साहब एक बयान पाकिस्तान के साथ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लोकल अखबार उनके जो है उनकी पिटाई कर रहे हैं, तो तुरंत तो रंग बदलने लगते हैं। तब उनकी प्रवक्ता दूसरा बयान देने लगती है। पहले वो बयान देते हैं कि जो वो ईरान का 10 पॉइंट का प्रस्ताव है, इससे बात शुरू की जा सकती है। फिर उनकी प्रवक्ता से वो बयान दिलाते हैं कि ऐसे ही हम थोड़ी कोई चीज मान लेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, ये नहीं चलेगा। वो उधर से उनके दूसरे कई नेता हैं, वो भी ऐसी बात करने लगते हैं और झूठ बोलने लगते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने समझौता किया, जबकि उनके अखबारों में छपा है कि वाया पाकिस्तान अमेरिका ने सीज फायर के लिए पहल की। तो ये जो परिस्थिति है, और दूसरी ओर इजराइल जो है वो चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में पड़ा रहे। वो ईरान की अमेरिका के जरिए पिटाई कराना चाहता है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में इजराइल स्वयं सक्षम है नहीं, तो उसको अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका के साथ मिलके भी सक्षम वो पूरी तरह से नहीं हो पाए इतने दिन लगने पे, लेकिन वो अमेरिका को इसमें फंसाए रखना चाहता है। तो डील तो अमेरिका ने कर ली, इजराइल पे बायस हो गई, लेकिन इजराइल ने उसको ट्रम्प
को कह दिया कि हाँ हमने मान ली, और लेबनान पे हमला तेज कर दिया, तो जिससे हिजबुल्लाह के नाम पर, तो उससे जो है वो जानता है कि हिजबुल्लाह के नाम पे ईरान भड़क गया, तो उसने कल रात होर्मुज रोक दिया। तो फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हो रहे थे। तो ये, और इसमें जो लोग बीच बीच में है, पाकिस्तान, मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं, और तुर्की और ओमान वगैरह, अब इन लोगों के लिए बड़ी धर्म संकट हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन पहले कहता जाओ बात करो, सीज फायर कराओ, सीज फायर करा देते हैं तो इजराइल को डांट नहीं पाता अमेरिका, फिर वो इजराइल की भाषा में उसका कुछ प्रशासन बोलने लगता है। तो कुल मिला जुला के, अच्छा, दोनों देशों में समस्या ये है कि जो इजराइल के राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके खिलाफ इजराइल में एक बड़ा मामला चल रहा है। अगर वो ये लड़ाई नहीं करते रहेंगे तो उस मामले में उभार आ जाएगा, उसकी जांच वोच होगी तो उनको जेल जाना तय है। उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उन देशों में एक चीज है, भारत जैसा हाल नहीं है कि यहाँ अडानी को कोई कुछ नहीं कर सकता, अंबानी को कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो सरकार में शामिल हो जाए वो चाहे जितना करप्ट हो अगले दिन दूध से धुल जाता है। ऐसा उनके देशों में नहीं है। तो उनके देशों में अगर कानून कायदे में कोई फंसता है तो फिर जांच होती है, तो फिर उसके बाद कठिनाइयां आती हैं किसी बड़े से बड़े नेता के लिए। तो नेतन्याहू पे वो तलवार लटक रही है, वो चाहता है लड़ाई चलती रहे तो वो मामला ढीला पड़ा रहेगा। और अमेरिका में एप्स्टीन फाइल खुली हुई है, अगर अमेरिका इस सब से निकलता है तो एप्स्टीन फाइल के मामले अखबारों में सब जगह हवा लेने लगेंगे, और उसमें कब क्या होगा पता नहीं। फिर नवंबर में वहाँ जो मध्यावधि चुनाव होते हैं वो होंगे, जो सेनेट वगैरह के लिए उनके होते हैं, संसद के लिए। उसमें अगर उनका टेम्पो गिर जाता है जैसा गिरा हुआ है, वहाँ के सारे सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी पार्टी के लिए बढ़ गई हैं। तो अगर वो उस चुनाव में बहुमत खो देते हैं तो उनका इम्पीचमेंट तक हो सकता है, उनका राष्ट्रपति तो खतरे में पड़ सकता है, लड़ाई के लिए बजट वजट मिलना मुश्किल होगा, जैसे हमारे यहाँ भी होता था। लेकिन अब तो हमारे यहाँ दूसरी परिस्थिति है, तो चीजें फंसेंगी। तो ट्रंप प्रशासन भी मुश्किल में है, एप्स्टीन फाइल में पता नहीं क्या कब निकल आए। इधर नेतन्याहू मुश्किल में है। दोनों की जरूरत है कुछ न कुछ दूसरी चीजों में ध्यान बंटवारा हुआ रहे। और ईरान ने इस लड़ाई में साबित कर दिया कि ईरान को निगल पाना वेनेजुएला की तरह आसान नहीं है। बल्कि इस लड़ाई से एक और हुआ कि लैटिन अमेरिका जो है, जिसमें वेनेजुएला जहाँ का है, वेनेजुएला में ये ईरान के जो धार्मिक नेता जिनका मर्डर किया इस युद्ध को शुरू होते समय ही लोगों ने, उनके पोस्टर लग रहे हैं। ईरान की जनता की वाहवाही हो रही है। वहां की जनता में भी अमेरिका के खिलाफ पूरे लैटिन अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि क्यूबा का भी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। क्यूबा को भी इस ईरान युद्ध के बाद वो क्यूबा की लड़ाई छेड़ना चाहते हैं ट्रंप। तो कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल को डाइवर्ट करने के लिए इधर से उधर फंसाए रहना चाहते हैं। तो क्यूबा को रोके हुए हैं चारों तरफ, जहाज नहीं आने दे रहे हैं, उसको तेल नहीं मिलने दे रहे हैं। वेनेजुएला से उसका तेल आता था, तो रूस ने कुछ तेल भेजा है, मैक्सिको वगैरह ने, पास के देशों ने भेजा है। जो वहां के स्थानीय छोटे छोटे देश हैं वो हिम्मत कर रहे हैं और क्यूबा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम आलोचना तो अमेरिका की कर ही रहे हैं, भारत की तरह नहीं है। बाकी दुनिया और यूरोप में इधर बहुत परिवर्तन हुआ है। फ्रांस ने तो देखिए अभी खुलेआम इजराइल के खिलाफ बहुत कट्टर भाषा, मैक्रोन ने कल जो बयान दिया है वो तो बहुत कड़ा बयान है। और स्पेन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने अपने यूरोपीय यूनियन को लिखा है और बोला है कि हमें इजराइल से तुरंत अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए, ये युद्ध और नरसंहार का अपराधी है। तो यूरोप में आवाजें बदल रही हैं। एशिया में भी ताइवान से उनकी दो पार्टियां वहां बहुत प्रमुख है, तो दूसरी पार्टी के नेता इस समय चीन पहुंची हुई हैं, और वो तो अब चीन से रिकंसिलिएशन की बातचीत शुरू करना चाहती, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि ये वाला जो अमेरिका, ट्रंप वाला अमेरिका है, ये स्थिर नहीं है, इसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये किसी का भरोसे वाला आदमी नहीं है, और ये किसी का भी अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कुछ भी करने में इसको कोई गुरेज नहीं है, और इससे कोई सुरक्षा वगैरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। गल्फ के भी जितने देश हैं अंदर खाने, अभी वो भले अमेरिका के चंगुल में है, लेकिन वो सब अंदर खाने, उनमें सब में सेकंड थॉट आ गया है। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तो बहुत तेजी से बदल रहा है, और अमेरिका के खिलाफ बदल रहा है, इजराइल के भी खिलाफ बदल रहा है। ऐसे में भारत जैसे देशों ने, जिन्होंने अपनी सारी गोटियां अमेरिका और इजराइल के पाले में डाल दी थी, अब पुनर्विचार का वक्त इनके लिए भी आ गया है। देखिए क्या करते हैं। लेकिन ये
हमें देशवासी के तौर पर, हमारे देश के नागरिकों के तौर पर तो हम बड़ी कठिनाई में हैं। और ये कठिनाई हमें कहाँ तक ले जाती है, क्या क्या हमारा नुकसान करती है, कैसे हम इससे क्या क्या बचा पाते हैं। हमारे यहाँ तो एक सरकारों का मामला ये हो गया है कि गरीबों की कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं हो। बेचारे मजदूर, उनको गैस मिल रही कि नहीं मिल रही, बस धिक्कार देते हैं। संसद में वहाँ क्या कोई कमी नहीं है, कोई नीचे हजारों रिपोर्ट्स हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट है, तमाम प्रोग्राम है, और सरकारी तौर पर सब चंगा सी चल रहा है। तो गरीब आदमी के तो हम कहाँ सुनते हैं। हमने जब कोविड आया तो उनको सड़कों पे मरने छोड़ दिया था। सारे मजदूर बस्तियों से बेचारे पैदल बिहार और आसाम तक गए, और तमाम लोग उसमें मर गए, तमाम के बच्चे नहीं रहे, एक्सीडेंट्स हुए। और आप सोचिए कि पैरों में छाले लिए हुए 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लोग पैदल गए, मध्य प्रदेश गए, इधर उधर गए, छतरपुर वगैरह जहाँ से लोग आते हैं, लेबर हमारे जहाँ से जनरेट होते हैं। तो हम तो बड़ी अजीब सी सरकारें हैं जो मतलब हमने उनके लिए रास्ते में कोई पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं किया, या उनके लिए विशेष ट्रेनें नहीं, अब भी नहीं कर रहे। अब भी गुजरात में मोरबी से, अन्य इंडस्ट्रियल एरिया से इस समस्या की वजह से भगदड़ मची हुई है। ट्रेन वगैरह में बेतहाशा भीड़ है और मजदूर लौट रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं सरकारें जो है उनके लिए स्पेशल ट्रेन चला रही हो। राजनीतिक कामों के लिए लोग जो मन में आता सो करते हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कारें, सब ट्रेन सब उपलब्ध होती हैं। और गरीबों के लिए ऐसी कोई कठिनाई आ जाए तो उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। इतना बड़ा संगठन आरएसएस है, दुनिया का सबसे बड़ा, अपने को एनजीओ, या एनजीओ तो नहीं कहता, वो सांस्कृतिक संगठन कहता है। प्रधानमंत्री उसको दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहते हैं। और बीजेपी बोस्ट करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इनमें से किसी ने नहीं किया कि वैसे तो फोटो खिंचाने हर जगह पहुंच जाते हैं, कि स्टॉल लगाते हर जगह, मजदूरों को गैस मिल रही कि नहीं मिल रही, उनकी कुछ मदद हो रही कि नहीं हो रही, उनका चार्ट बनाते, वो सब करते, कुछ नहीं। तो हम, और विपक्षी दल भी उससे भी महान है, सबके सब, वो भी सब गायब है, सब बयानवीर हैं। सब ट्विटर पे पॉलिटिक्स अब भारत की हो रही है। जमीन पे गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। तो इसलिए उनकी ओर से हम लोग तो कम से कम नागरिक होने के नाते, नागरिक बोध के नाते, हमें तो आवाज उठानी ही चाहिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि युद्ध खत्म हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो, दुनिया में ये व्यवस्था ठीक हो। हमें आज तेल का दुगना दाम देना पड़ रहा है, हार्ड करेंसी में देना पड़ रहा है, या दूसरी करेंसीज में देना पड़ रहा है, जिसको जनरेट करने के लिए हमें काफी ताकत लगानी पड़ती है। हमें अपने रुपए को, इस जो ये टर्मोइल चल रहा है, इससे हमारा रुपया टूटता है। तो ये टूटने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को अपने स्टॉक में से हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों को, और लेकिन हमारा कोई स्वर नहीं है इस युद्ध में। वैसे हम विश्वगुरु हैं, लेकिन विश्वगुरु कहाँ हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं कहीं किसी को। किसी अंतर्राष्ट्रीय अखबार के मतलब सिंगल कॉलम की खबर में भी नहीं मिल रहे हमारे विश्वगुरु। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो सर होंगे। एक खबर आई है कि अडानी को बचाने के लिए जो वो डिटेल्स हैं, इन सब खबरों में है, अडानी के सारे डिटेल्स एफबीआई को मिल गए हैं। अडानी का भतीजा, अडानी का एक व्यापारिक सहयोगी, और खुद अडानी ने जो करस्पॉन्डेंस की है घूस देने के लिए, भारत में सोलर बिजनेस लेने के लिए घूस देने के लिए जो आपस में करस्पॉन्डेंस की है, ये सब आज रिपोर्ट आई है। आपने कहा खबर नहीं, खबर है, ये खबर है। और भारत सरकार उसको कैसे कैसे बचा रही है, ये खबर है। ये खबरें सारी दुनिया में सारे राष्ट्रपतियों के पास पहुंच गई हैं। सारी दुनिया के राष्ट्रपतियों के पास अब ये नोट पहुंचा हुआ होगा कि भारत में एक उद्योगपति है गौतम अडानी, और हमारे प्रधानमंत्री की जान उन्हीं में बसती है। उनको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, सबके पास ब्रीफ पहुंच जाता है ना। जैसे उनका ब्रीफ हमारे पास आ जाता है, वैसे हमारा ब्रीफ उनके पास पहुंच जाता है। तो सिर्फ कपड़े बदलने से या अपने टीवी चैनलों पे अपना झूठा प्रचार करने से हमारी इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हमारी इज्जत वही है जो राजीव शुक्ला ने कहा था, जिसको मैंने बहुत कार्यक्रमों में दोहराया है, कि हम विश्वगुरु का बोर्ड लगा के बैठे हैं आश्रम खोल के, चेला एक भी नहीं हमारे पास। लड़ाई हुई पाकिस्तान में तो हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले खड़े थे। तो वैसे हमारी चलिए सर, ये विश्वगुरु की तस्वीरें जाती हैं कभी चाय पत्ती, चाय बागान में, कभी कहीं से कहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ता सर? विश्वगुरु की जो चाय बागान वाली खबर थी वो तो आ गई, कि वो जो फोटो खिंचाने के लिए उन औरतों को कपड़े दिए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और जो सिक्योरिटी वाले थे उनको खंबे के पीछे छुपने के लिए कहा गया था। फिर वो फोटो शूट हुआ था। अब वो टीवी पे बयान दे रही कि हमको तो क्या क्या कहा था, कोई आया नहीं, वो कपड़े दे के चले गए।
ये तो सर छत्तीसगढ़ जैसा ही हुआ जो धान वाले को लाके बता दिया गया जिसके खेती नहीं था। हर जगह होता है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके इस सब पे पानी डाल दिया जाता है। चुनाव सब हिंदू मुसलमान पे हो रहे हैं। अब हिंदू 80% है, मुसलमान 14%, 14.5% है, तो हिंदू जीत ही जाएंगे। तो ये सरल फार्मूला मिल गया है, ये चलता रहेगा। लेकिन देश की जो हालत है, कठिनाइयां जो हैं गरीबों की, सामान्य लोगों की, हमारी आपकी, वो बढ़ती रहेंगी। और लोग धर्म की अफीम के नशे में गलतियां करते रहेंगे। देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। चलिए चलिए सर, आपने बहुत साधारण तरीके से समझाया सब चीज। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।